रुपए के मुकाबले लगातार गिर रही डॉलर की कीमतों का असर अब आपकी जेब पर भी पड़ने लगा है। तेल कंपनियों ने घाटे के नाम पर आज आधी रात से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। रात 12 बजे के बाद से पेट्रोल के दाम 70 पैसे महंगे और डीजल के दाम 50 पैसे महंगे हो जाएंगे। बढ़ी हुई कीमतों के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 70 रुपए 44 पैसे की जगह 71 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 77 रुपए 73 पैसे की जगह 78 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 77 रुपए 76 पैसे की जगह 78 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 73 रुपए 60 पैसे की जगह 74 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बीए थर्ड ईयर के छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाली छात्रा पर जानलेवा हमला कर सनसनी फैला दी। क्लासरूम में ही लड़की पर कुल्हाड़ी से वार करने के बाद छात्र ने जहर खा लिया और खुद का गला काट लिया। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां लड़के आकाश ने दम तोड़ दिया, जबकि लड़की रोशनी की हालत नाजुक बनी हुई है। 23 साल का आकाश और 22 साल की रोशनी दोनों जेएनयू में स्कूल ऑफ लैंग्वेज में कोरियन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में क्लास के दौरान ही लड़की पर हमले ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेज धारदार हथियार और देसी कट्टे के साथ हमलावर छात्र आकाश क्लास में कैसे दाखिल हुआ। कमरा नंबर 203 में आज सुबह 11:30 बजे बिहार के रहने वाले आकाश नाम के छात्र ने धारदार हथियार से एक लड़की के ऊपर हमला बोल दिया। इससे पहले भी क्लास में मौजूद दूसरे लड़के हमलावर पर काबू कर पाते लड़की बुरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी, जबकि हमलावर लड़के ने लड़की पर वार करने के बाद खुद को भी जख्मी कर लिया और सल्फास की गोली खा ली। आकाश ने क्लासरूम के पास ही रोशनी के ऊपर एक हमला किया। हम लोग वहां पहुंचे तुरंत। उसके हाथ में एक देसी गन था। जेएनयू कैंपस में छात्रा पर जानलेवा हमले के बाद जब उसे एम्स ले जाया गया तो उसे वहां एडमिट नहीं किया गया, जिसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। ये आरोप है जेएनयू प्रशासन का, लेकिन एम्स ने इन आरोपों से इनकार किया है। एम्स का कहना है कि जख्मी हालत में सिर्फ छात्र आकाश को लाया गया था, छात्रा रोशनी को नहीं। दोनों पेशेंट यहाँ नहीं आए थे, एक ही मरीज आया था जिसका नाम था आकाश। हम एम्स में लाए, एम्स ने हमें स्वीकार नहीं किया। हम एम्स की बहुत कदर करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि वो इतने इलीटिस्ट ना हो। केदारनाथ में उधम सिंह नगर के एसडीएम मंदाकिनी नदी में बह गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसडीएम अजय अरोरा मंदिर से ऊपर की ओर आ रहे थे। इस दौरान उनका पैर एक अस्थायी पुल में फिसल गया और वे नदी में बह गए। घटना दोपहर 3 बजे की है। फिलहाल उनकी खोज के लिए प्रयास जारी है, जिसमें एनडीआरएफ और पुलिस के जवान लगे हुए हैं। गौरतलब है कि 16 जून को केदारनाथ में भारी तबाही आई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में केदारनाथ धाम पूरी तरह तबाह हो गया था। इन दिनों केदारनाथ मंदिर के आसपास साफ सफाई का काम प्रगति पर है। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार रिटायर हो गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल में नीरज कुमार को कई वादों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चलती बस में युवती के साथ हुए गैंगरेप का मामला हो या फिर बीते रविवार को पुलिस की गोली का शिकार हुए 19 साल के युवक का। आज 37 साल की पुलिस सेवा के बाद मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैंने जब सीपी का पद संभाला था तो मेरी पहली प्राथमिकता शहर को आतंक से मुक्त रखने की थी। आईपीएस ऑफिसर भीमसेन बस्ती दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालेंगे। बस्ती नीरज कुमार की जगह लेंगे, जो रिटायर हो चुके हैं। बस्ती 1 अगस्त से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की कुर्सी संभालेंगे। 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी बस्ती एजीएमयूटी कैडर के हैं। बस्ती 57 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे। फिलहाल बस्ती दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर है। इससे पहले बस्ती दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुखिया भी रह चुके हैं। भीमसेन बस्ती गोवा में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा बस्ती विजिलेंस के स्पेशल कमिश्नर, दक्षिणी क्षेत्र के ज्वाइंट कमिश्नर और उत्तरी क्षेत्र में एडिशनल कमिश्नर भी रह चुके हैं। पुलिस कमिश्नर पद से रिटायर हो चुके नीरज कुमार जब विदाई समारोह में सभी को संबोधित कर रहे थे तो पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार भावुक हो उठे। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं ईश्वर का और साथ ही आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरी आन बान और शान बरकरार रखी। विदाई समारोह में नीरज कुमार का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। अब तो आंधियां भी हैरान है हमारे हौसलों से। वो एक दिया बुझाती हैं, हम 100 दिए जलाते हैं। देश में तेलंगाना के रूप में 29वें राज्य के गठन का रास्ता साफ होने के साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय और रॉयल सीमा इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विजयवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेलंगाना के विरोध में उतरे लोगों का कई इलाकों में किए गए बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों की वजह से आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
प्रदर्शनकारियों को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। राज्य के कई इलाकों को पुलिस छावनियों में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर निकलकर जमकर हंगामा मचाया। विरोध के चलते बसों और स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया। तेलंगाना के गठन पर जहां कई गुटों में खुशी की लहर है, वहीं कहीं इसका भारी विरोध भी हो रहा है। तेलंगाना को अलग राज्य बनता देकर महाराष्ट्र को काटकर विदर्भ को राज्य बनाने की मांग को लेकर आज नागपुर में प्रदर्शन किया गया। इन लोगों की मांग है कि विदर्भ की मांग तेलंगाना से भी पुरानी है, तो सरकार विदर्भ को राज्य बनाने पर विचार नहीं कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता विलास मुत्तेवार ने भी महाराष्ट्र से काटकर अलग विदर्भ राज्य के गठन की मांग उठाई। इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी। हमेशा से छोटे राज्यों की हिमायती रही बीजेपी ने उनकी इस मांग का समर्थन किया। विदर्भ से आने वाले नेताओं के मुताबिक विदर्भ की तुलना में पश्चिमी महाराष्ट्र को हमेशा तवज्जो दी जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर सहयोगी शिवसेना बीजेपी के सख्त खिलाफ है। शिवसेना को महाराष्ट्र से अलग विदर्भ कतई मंजूर नहीं है। एक और जहां तेलंगाना गठन की मंजूरी के बाद राज्य के कई इलाकों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अलग गोरखालैंड की अपनी मांग के चलते दार्जिलिंग बंद का ऐलान किया है। जीजेएम के बंद के आह्वान के बाद दार्जिलिंग में बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। दीवारों पर जगह जगह गोरखालैंड की मांग के पोस्टर दिखाई दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोरखालैंड गठन की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बुलाए 72 घंटे के बंद के बाद जहां सड़कें सुनसान नहीं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं स्कूल, कॉलेज और बैंक भी नहीं खुले। दार्जिलिंग में बंद के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच आज जमकर झड़प हुई। राजभवन घेरने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पहले तो पानी की बौछार छोड़ी, लेकिन जब उग्र कार्यकर्ता इसके जवाब में पथराव करने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में कुलपति निरंकुश हैं और ये सब कुलाधिपति यानी राज्यपाल के कारण हो रहा है। एबीवीपी के इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर से करीब 11,000 से भी ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालयों में व्यापक तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप जो बढ़ा है कुलाधिपति के कारण, इन मुद्दों पर विद्यार्थी परिषद आज अपनी बात ताकत के साथ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ कहने का प्रयास आज विद्यार्थी परिषद ने किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाया है। भूरिया के मुताबिक आरएसएस के लोग आदिवासी इलाके में रात के अंधेरे में लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। दरअसल कल भूरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आदिवासी इलाके में सतर्क रहिए, क्योंकि आरएसएस के लोग आदिवासियों की लड़कियों को रात के अंधेरे में उठा ले जाते हैं और पुलिस केस तक दर्ज नहीं करती। इस बयान पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि जब भूरिया जी ये बात कह रहे हैं तो उनके पास जरूर कोई प्रमाण होगा। आज एक कार्यकर्ता जो जगह जगह से बेटमा में हुआ, आपके अपने बड़नगर में हुआ, आपके दसुलागंज में हुआ, आगे से सब उसमें पकड़ाए आरएसएस के कार्यकर्ता। आरएसएस के नेता जहाँ भी रुकते हैं वो ट्राइबल की लड़कियों को भगा के ले जाते हैं। उनके पास प्रमाण होगा। बीजेपी में उठने वाले बगावत के सुर को दबा दिया जाएगा या नेता के कद को देखकर पार्टी कार्रवाई तय करेगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कल दोबारा बगावती तेवर दिखाते हुए नीतीश की शान में कसीदे पड़े थे। कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन शत्रु के बयान पर पार्टी ने साफ तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा है। दूसरी ओर बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सीपी ठाकुर का कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आपत्तिजनक है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ठाकुर इसका सीधा जवाब देते नहीं दिखे। इसके लिए हमारे बोर्ड के लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो लोग भी तो सुन रहे हैं और वो लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी पढ़ रहे हैं। ऐसा तो आजकल इंस्टेंट वर्ल्ड है। इंस्टेंट वर्ल्ड में क्या पटना में होता है और दिल्ली में होता है, उसमें 1 सेकंड ही लगता है। पार्टी में अपने कद को लेकर चिंतित शत्रुघ्न सिन्हा पहले भी पार्टी में बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष राजनाथ सिंह खामोशी रहे। इस बार फिर शत्रु इस तरह के बोल रहे हैं जैसे बीजेपी में नीतीश के दोस्त हों। बीजेपी के पूर्व एमएलसी और पार्टी प्रवक्ता रहे रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह ने आज पार्टी के सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पहले रामकिशोर सिंह ने नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले करने के साथ कहा था कि बीजेपी के करीब 35 विधायक सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से ही जीते हैं। इसके साथ ही रामकिशोर सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे भी पड़े थे, जिसके बाद पार्टी ने रामकिशोर सिंह को प्रवक्ता के पद से निलंबित कर दिया था और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन नोटिस का जवाब देने की जगह रामकिशोर ने पार्टी से नाता ही तोड़ लिया। हालांकि रामकिशोर सिंह क्या जेडीयू ज्वाइन करेंगे, इसका जवाब उन्होंने टाल दिया। अब क्या आप जेडीयू में जाएंगे? न, कहाँ जाएंगे? मर्जी हो तुम्हारी, ले जाओ जिस ओर। जब नाव पर चढ़ल है राजनीति में तो जिधर पतवार खेके ले जाए ईश्वर। चुनाव आयोग ने आज आम आदमी पार्टी को झाड़ू चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया है। हालांकि कई क्षेत्रीय दल इसके पहले झाड़ू चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट दे रही होगी तब उनके हाथ में झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाने और लोकपाल बिल लाने के लिए अन्ना के साथ मिलकर आंदोलन खड़ा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अन्ना से अलग होकर आम आदमी पार्टी का गठन किया और यह ऐलान किया कि दिल्ली विधानसभा में पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी ने बजाबता इसके लिए पूरी दिल्ली में कैंपेन भी शुरू कर दिया है।
अब देखना यह है कि आम आदमी के हक की लड़ाई का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की झाड़ू देश के कितने भ्रष्ट नेताओं अफसरों को साफ कर पाती है। केंद्र की यूपीए सरकार मनरेगा के तहत अब मोबाइल बांटेगी। चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार अब मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देने की योजना बना रही है। सरकार इस कोशिश में है कि मोबाइल घर की महिलाओं को ही दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक जिस घर के लोग मनरेगा के तहत 100 दिन काम करेंगे उस घर को भारतीय मोबाइल स्कीम के तहत मुफ्त मोबाइल दिया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि ये मोबाइल घर की महिला को ही दिया जाए। ये फोन कम से कम 3 साल की वारंटी के साथ आएगा। आपको बता दें कि साल 2012-2013 में तकरीबन 5 करोड़ परिवारों को मनरेगा के तहत काम दिया गया था। यूपी के पुलिस और प्रशासनिक अफसर यूपी के फर्स्ट फैमिली के चरणों को ही 4 धाम समझते हैं। सीएम अखिलेश यादव के मंत्री चाचा शिवपाल यादव इटावा पहुंचे तो उनकी चरण वंदना करने के लिए एएसपी साहब भी पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी। तस्वीरों में देखिए कैसे ये अफसर मंत्री जी की पावलगी कर रहे हैं। कहने को तो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन शिवपाल यादव का स्वागत किसी राजा या धर्मगुरु जैसा हो रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरते ही मानो उनके चरण छूने की होड़ सी मच गई। ये उनके कार्यकर्ताओं का प्यार होता तो समझ में आता, लेकिन पैरों पर गिरने वाले वो हैं जिन्होंने संविधान की कसम खाई है। पूछने पर एएसपी साहब का कहना था कि उनका तो चश्मा गिर गया था, लेकिन सच तो ये है कि एएसपी साहब ने चश्मा पहना हुआ था, तो अब इसे चापलूसी कहेंगे या कुछ और। दिल्ली से अमृतसर जा रही पंजाब रोडवेज की बस सरहिंद के पास रेलिंग तोड़ते हुए भाखड़ा नहर में जा गिरी। दुर्घटनाग्रस्त बस से 2 शवों को निकाला गया है। बस से मिले शवों को एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नहर में पानी का तेज बहाव होने की वजह से बस दुर्घटना की जगह से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर सोंदा हेड पर जाकर फंस गई। हादसे की खबर लगते ही राहत और बचाव कर्मी मौके पर पहुंच गए। क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली से चलते वक्त बस में कुल 25 लोग सवार थे। हादसे के वक्त बस में कुल कितने लोग सवार थे इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। नहर से बस को निकालने के बाद इसमें से 9 बैग बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बस ड्राइवर को नींद आना हादसे का जिम्मेदार समझा जा रहा है। फिलहाल नहर में से कई और लोगों के डूब जाने की आशंका के चलते खोजबीन जारी है। बिहार विधानसभा के भीतर विपक्ष नीतीश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रहा था और विधानसभा के बाहर एक परिवार के 5 सदस्य आत्मदाह के लिए केरोसिन का डिब्बा लेकर पहुंचे थे। गनीमत रही कि पुलिस की नजर परिवार के लोगों पर पड़ गई और उन्हें आत्मदाह करने से रोक लिया गया। मुजफ्फरपुर के कुंडली के रहने वाले गोरख ठाकुर सरकार से इंसाफ की मांग करते करते जब थक गए तो उसने आत्मदाह का फैसला कर लिया। गोरख ठाकुर के मुताबिक पिछले साल उनके परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक कोई कदम नहीं उठाया। गोरख ठाकुर का कहना है कि इस हत्या के पीछे स्थानीय जेडीयू विधायक का हाथ होने के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और उनके पास आत्मदाह करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। मटका किंग सुरेश भगत की हत्या के मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने उसकी पत्नी और बेटे सहित 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सुरेश भगत की हत्या के सभी आरोपियों पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक भगत की पत्नी जया और बेटे हितेश ने उनकी संपत्ति और करोड़ों के जुए के व्यवसाय पर कब्जा जमाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया था। सुरेश भगत की गाड़ी 13 जून 2008 को एक ट्रक से टकरा गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि भगत की पत्नी और बेटे ने जानबूझकर इसकी हत्या करवा दी। जज साहब ने सोच समझ के इनको सजा दी है जो अच्छी है, क्योंकि इन्होंने मेरे भाई को भी कम से कम 3 से 4 साल बेगुनाह होते भी जेल में सड़ाया था। अभी इन्हें पता चलेगा कि जेल की सजा क्या होती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक छात्रा पर शिक्षक के अत्याचार का मामला सामने आया है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की स्कूल के एक शिक्षक ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। आरोपी शिक्षक का नाम अनायत मोहम्मद है। दरअसल किसी वजह से 2 दिन स्कूल न आने की वजह से शिक्षक इतना नाराज हुआ कि उसने छात्रा की बुरी तरह पिटाई कर दी। बुरी तरह हुई पिटाई से छात्रा क्लास में बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक पिटाई से छात्रा की किडनी में गहरी चोट आई है, जिसके इलाज सर्जरी से किया जा सकता है। घटना के बाद से आरोपी शिक्षक फरार हो गया। पुलिस को दी तहरीर के मुताबिक शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस ने 4 खतरनाक नक्सलियों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए नक्सलियों की कई मामलों में तलाश थी। पुलिस की छापेमारी में पकड़े गए नक्सलियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 1 देसी पिस्तौल, 1 राइफल समेत कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर जंगल में मारे गए छापे के दौरान इन 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए नक्सलियों में इंडियन टाइगर आर्मी के सब जोनल कमांडर समेत उसके 3 साथियों को भी पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए 4 नक्सलियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है।